हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार टॉपिक। टॉपिक का नाम आप पीछे देख सकते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके अलावा इसमें हम पढ़ने वाले हैं बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ के विघटन की कहानी। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारी क्लास 12th में दो जो बुक्स हैं, उनमें एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरी तरफ है समसामयिक विश्व राजनीति, जिसको हम कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कह करके पुकारते हैं। कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी शीत युद्ध की कहानी से, कोल्ड वॉर से होती है। और कोल्ड वॉर जब चलता है तो उसके साथ साथ एक दो ध्रुव बनते हैं दुनिया के अंदर। दो ध्रुव का मतलब है एक तरफ उत्तरी ध्रुव और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के आधार पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई देती है। दो विचारधाराएं कौन कौन सी? एक तरफ पूंजीवाद है तो दूसरी तरफ साम्यवाद है। जहां पूंजीवाद का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, वहीं साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ करता है, जिसे यूएसएसआर कहकर के पुकारा जाता है। इन दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद है, वो वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरे दुनिया के देश जो हैं वो दो खेमों में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हम ये कहें, विशेष रूप से इसकी शुरुआत होती है यूरोप से। यूरोप में पश्चिमी यूरोप जाता है पूंजीवादी खेमे की तरफ और पूर्वी यूरोप आता है साम्यवादी खेमे की तरफ। इस तरह से ये जो दो खेमों के बीच में टकराव शुरू होता है, ये टकराव डे बाय डे बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है कि कभी भी एक बड़ा युद्ध हो सकता है, जिसे हम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, महायुद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी दुनिया दो युद्ध देख चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 में लड़ा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939-1945 में लड़ा गया था। अब इन दो युद्धों के बाद ऐसा लग रहा था कि लगभग तीसरा विश्व युद्ध जो है वो चल रहा है। कैसे? कि दो विचारधाराओं का टकराव तो चल ही रहा है, साथ ही साथ इन दोनों ही विचारधाराओं को अपनाने वाले जो देश थे वो हथियार बना रहे थे। हथियार बनाने की एक होड़ चल रही थी। दुनिया ऐसा लग रहा था कि लगातार इस विश्व को युद्ध की तरफ ले जा रही है और ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त कोई भी छोटी सी घटना जो है एक बड़े विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है। ऐसी अनेक घटनाएं 1945 से लेकर के 1991 के बीच में हुई थी, जब लगा कि अब शीत युद्ध एक बड़े विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। तो हम आज के इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर के इस भाग में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं बर्लिन की दीवार का गिरना। क्योंकि बर्लिन की दीवार जब गिरती है तो उसी के साथ ऐसा लगता है कि जो दो ध्रुवीयता चल रही थी, यानी कि दो ध्रुवों के बीच में ये जो एक वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई थी, वो अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। यानी कि सोवियत संघ, यूएसएसआर जो था, वो लग रहा था कि अब धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर है। तो इस दरमियान क्या क्या हुआ, बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं आपको लेकर के चलूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको ये बताएगी कि आखिरकार ये सोवियत संघ, जो कि इतना बड़ा एक ताकतवर संगठन था, एक ताकतवर देश था, मतलब देश में क्यों कह रहा हूं, मैं इसकी कहानी बताऊंगा अभी आपको। तो इतना ताकतवर अगर कोई संगठन या देश है और ऐसा लग रहा है कि लगातार वो ताकतवर बनता जा रहा है, वो अचानक क्यों गिर जाता है? क्या कहानी रही कि भाई शीत युद्ध के दौरान जो दो ध्रुवों का नेतृत्व करने वाली दो महाशक्तियां थी, उनमें से एक महाशक्ति अचानक पतन की ओर क्यों अग्रसर हो जाती है? तो लीजिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले यहां पर। देखिए, अगर मैं बात करता हूं दो ध्रुवीयता जो बनती है, मतलब दो ध्रुव जो बनते हैं, तो पहले एक बार स्टार्टिंग में आपको दो ध्रुवों के बनने की कहानी पता होनी चाहिए, है ना। दो ध्रुवों के बनने की कहानी का मतलब सीधा सा है कि हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ घटनाओं की, जिसमें मैं लेता हूं पहले प्रथम विश्व युद्ध को, ना। सबसे पहले यहां पर हम रखते हैं प्रथम विश्व युद्ध को। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, ये कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था?
1945, हाँ सॉरी, 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चलता है। पहला विश्व युद्ध जो है वो भी मुख्य रूप से यूरोप की धरती पर लड़ा जाता है, और दूसरा विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो आपका चलता है 1939 से लेकर 1945 तक। दो विश्व युद्ध दुनिया ऑलरेडी देख चुकी थी। मतलब दो विश्व युद्ध के दौरान जो भयंकर तबाही हुई थी, जो भयंकर डर का वातावरण बना था, जो आर्थिक मंदी का दौर आया था, जो चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे, जिस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले किए गए थे अमेरिका के द्वारा, जो कि जापान के दो भव्य शहर थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। मतलब ऐसी ऐसी घटनाओं को इन दोनों विश्व युद्ध के दौरान दुनिया ने देखा था, जिन घटनाओं ने पूरी दुनिया को डर के साए में डाल दिया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो शुरुआत होती है वो होती है आपके शीत युद्ध की। यहाँ से किसकी शुरुआत हो जाती है? शीत युद्ध। और ये जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध आपका, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, ये चलता है 1945 से प्रारंभ होकर 1991 तक। और 1991 में जब दूसरा ध्रुव गिर जाता है, यहां दूसरे ध्रुव का मतलब है सेकंड पोल जिसको हम कहेंगे, वो था आपका साम्यवादी खेमा। यानी कि साम्यवादी खेमे का अंत हो जाता है, यूएसएसआर का अंत हो जाता है, और उसके साथ ही ये शीत युद्ध भी थम जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शीत युद्ध है, इस शीत युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। तो हम बताएंगे 1917 में रूस में एक क्रांति होती है। कौन सी? साम्यवादी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। साम्यवादी या फिर बोल्शेविक क्रांति। और इस क्रांति के साथ ही एक विचारधारा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? एक विचारधारा का जन्म होता है, और वो है साम्यवादी विचारधारा। किसका जन्म होता है? साम्यवाद का जन्म होता है। और जो साम्यवाद का जन्म होता है रूस में, वहां से ये प्रयास किया जाता है कि साम्यवाद को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए। साम्यवाद के जनक जो थे कार्ल मार्क्स, उनकी एक लाइन मुझे याद आती है, और वो लाइन ये है कि आपके पास पूरी दुनिया है पाने के लिए, और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया के श्रमिकों एकजुट हो जाओ, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा मुख्य रूप से श्रमिकों का समर्थन करती है और पूंजीवाद की अंत की बात करती है। तो क्या कहा था उन्होंने? दुनिया के श्रमिकों एकजुट हो जाओ, पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। तो इसका उद्देश्य एक ही था कि साम्यवादी विचारधारा को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जाए। रूस से साम्यवादी विचारधारा का जन्म होता है, और धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को ये पूरे अपने आगूश में ले लेती है। मतलब पूर्वी यूरोप जो है वो साम्यवादी बन जाता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो पूंजीवाद था, ठीक है ना, पूंजीवाद जो कि पश्चिमी यूरोप में था, और इसको लीड जो कर रहा था वो कर रहा था यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके अगेंस्ट जो है, अगेंस्ट का मतलब मैं यहां पर बनाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बनाम दूसरी तरफ आप कहेंगे कि साम्यवाद का जन्म हो जाता है, जो कि पूर्वी यूरोप में फैलता है। कहां पर फैलता है? पूर्वी यूरोप में। और इसका नेतृत्व करता है यूएसएसआर, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत
रूस कह करके पुकारते हैं, इनके बीच में जो टकराव चलता है, इसी टकराव को हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कह करके पुकारते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान बहुत सी घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है, एक एक करके अभी हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की हमारी इस क्लास का मुख्य टॉपिक जो है वो है बर्लिन की दीवार का गिरना। तो ये बर्लिन की दीवार क्यों खड़ी हुई थी और बर्लिन की दीवार का गिरना सोवियत संघ के अंत का कारण क्यों बन जाता है। बर्लिन की दीवार को हम गिराए इससे पहले एक बार मैं आपको बताऊंगा कि जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ और यूएसए जो था, इनके बीच में जो टकराव चला था, इस टकराव से क्या दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो कि कभी भी इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकती थी। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले उन घटनाओं के बारे में ही बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं कोरिया युद्ध, तो ये चला था 1950 से लेकर 1953 तक। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दोनों के बीच में यही जो साम्यवाद और पूंजीवाद है, इन दोनों ही विचारधाराओं का टकराव चला था, जहां उत्तर कोरिया साम्यवादी खेमे में, दक्षिण कोरिया पूंजीवादी खेमे की तरफ था। दोनों के बीच में लगातार 3 सालों तक युद्ध के हालात बने रहे। ऐसा लग रहा था कि ये जो कोरिया युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं ले जाने वाला है। ठीक उसके बाद में एक घटना घटित होती है, वो है जर्मनी का विभाजन। अब जो जर्मनी का विभाजन होता है, ये विभाजन किस प्रकार से होता है, तो आप यहां कहेंगे कि जर्मनी वो भी साम्यवाद और पूंजीवाद, इन दो विचारधाराओं के बीच में बट जाता है। ये जो बर्लिन की दीवार की हम बात कर रहे हैं, ये बर्लिन की दीवार 1961 में खींच दी जाती है। तो 1961 की ये कहानी है जब बर्लिन की दीवार बनाई जाती है। ये जो आप दीवार टूटती हुई देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये बनाई जाती है। बर्लिन की दीवार का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अब बर्लिन की दीवार का जो निर्माण किया जाता है, ये दीवार अपने आप में 2 हिस्सों में जर्मनी को बांटने वाली दीवार थी। हम कह सकते हैं कि इससे जर्मनी 2 भागों में बढ़ जाता है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ये जो बर्लिन की दीवार थी, ये लगभग 150 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित थी, मतलब 150 किलोमीटर लंबी थी और 28 वर्ष तक खड़ी रही। कितने? 28 ईयर्स तक, 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही, जिसने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम कहेंगे जर्मनी जो 2 हिस्सों में बटा था, वो था पश्चिमी जर्मनी व पूर्वी जर्मनी। ये 2 हिस्सों में जर्मनी बट गया। पश्चिमी जर्मनी को जो नेतृत्व प्रदान कर रहा था, मतलब पश्चिमी जर्मनी जिस खेमे में था, वो था पूंजीवादी खेमा। कौन सा खेमा था? पूंजीवादी खेमा। वहीं पूर्वी जर्मनी जो था, वो था साम्यवादी खेमे में। मतलब एक ही देश अब विचारधारा के आधार पर 2 हिस्सों में बट गया और दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। मतलब जो हालात यहाँ पर कोरिया युद्ध के दौरान थे, कि साहब 2 कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, कुछ हालात ऐसे यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में भी थे। ये दोनों भी आपस में लड़ रहे थे और दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो थी विचारधारा की लड़ाई। जहां एक और पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ सहायता दे रहा था, पश्चिमी जर्मनी को अमेरिका सहायता दे रहा था और इनके बीच में टकराव चलता रहा। यहां से हम कह सकते हैं कि बर्लिन की दीवार जो थी ना, वो शीत युद्ध का चरम माना जाता है। बर्लिन की दीवार को कोल्ड वॉर जो था ना, शीत युद्ध का चरम, चरम का मतलब होता है कोल्ड वॉर जो है वो सबसे टॉप लेवल पर जो था वो 1961 में पहुंच गया था, जब जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। अब फाइनली आप ये कहेंगे कि साहब जर्मनी 2 हिस्सों में तो बट गया, लेकिन हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जर्मनी की दीवार, यानी कि बर्लिन की दीवार का गिरना। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि भीड़ जो इकट्ठा हुई है, ये भीड़ इस बर्लिन की दीवार को तोड़ने के लिए इकट्ठा हुई है। पूर्वी जर्मनी के लोगों के अंदर ये भाव आ चुका था कि हम पश्चिमी जर्मनी में रह रहे अपने ही भाइयों के साथ क्यों लड़ रहे हैं, हमें पूर्वी जर्मनी में साम्यवाद नहीं चाहिए, हम इस साम्यवाद का अंत चाहते हैं और हम पश्चिमी जर्मनी के साथ एक बार फिर से
पूर्वी जर्मनी को जोड़ना चाहते हैं। तो आखिरकार वो समय आया कब, जब बर्लिन की दीवार को गिराया गया। बर्लिन की दीवार ढाई कब गई, ये घटना है 9 नवंबर 1989। इस दिन बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार गिराई गई। बर्लिन की दीवार को गिराने के बाद ऐसा लग गया था कि अब कोल्ड वॉर अंत हो जाएगा, शीत युद्ध का अंत हो जाएगा, और वहां से शीत युद्ध का अंत होना शुरू भी हो जाता है। यहां हम कहेंगे कि सब अक्टूबर 1990 इस दिन जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया, और इस जर्मनी के एकीकरण में यूएसएसआर के ही एक बहुत बड़े लीडर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनका नाम था क्या, मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको युगांतरकारी नेता कहा जाता है, जिनको शीत युद्ध को खत्म करने वाला नेता कहा जाता है, जिनको साम्यवाद का अंत करने वाला नेता भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। यहां आपने देखा बर्लिन की दीवार को किस प्रकार से गिराया गया। यहां आप देखेंगे पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की जो मैं बात कर रहा था, यह आपको इस नक्शे के माध्यम से काफी कुछ पता चल जाएगा कि दुनिया किस प्रकार से दो हिस्सों में बटी हुई थी। लाल कलर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है साम्यवाद का कलर, और दूसरी तरफ जो आपको पीला कलर दिखाई दे रहा है वो है पूंजीवाद का कलर। हालांकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये मैप जो मैंने उठाया है वो आपको नाटो, वार्सा पैक्ट व अन्य कम्युनिस्ट देश के बारे में बता रहा है ना। हमें यहाँ से ये नहीं जानना है, बल्कि हमें इस नक्शे के माध्यम से यही जानना है कि दुनिया दो हिस्सों में जो बटी थी वो किस प्रकार से बटी थी। तो आप लाल कलर को पकड़िए, यह है साम्यवादी कलर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप, मैं देखिए लिख भी देता हूं यहाँ पर, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए। ये लाल जो है ना, रेड कलर, ये है आपका साम्यवादी खेमा, साम्यवादी खेमा। और वही दूसरी तरफ आपको एक कलर और दिखाई दे रहा है, येलो कलर। तो आप यहां पर बात करेंगे, येलो कलर जो है वो है पश्चिमी खेमा, पूंजीवादी खेमे का, है ना, पूंजीवादी खेमा। तो यहां पर आप सबसे पहले एक बार रेड कलर की तरफ आ जाइए, और ये देखिए आप, ये तो है सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसको कहा जाता है। इस यूएसएसआर में टोटल 15 देश थे। यूएसएसआर को 1922 में बनाया गया था, 1922 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बनाया गया था। अभी मैं इसके बारे में आपको और विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। लेकिन इनके साथ, यूएसएसआर के साथ, यानी कि सोवियत संघ केवल अकेला ही साम्यवादी देश नहीं था, बल्कि इसके साथ में कुछ और देश भी साम्यवादी देश थे। कौन कौन से साम्यवादी देश थे, तो आप ऊपर देखिए, पोलैंड, जर्मनी का एक हिस्सा जो कि पश्चिमी जर्मनी कहा जा रहा है, वो तो जा रहा है पूंजीवादी खेमे की तरफ। इस तरफ आ जाइए आप, ये रहा पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी खेमे में, और यहाँ देखिए ये रहा पूर्वी जर्मनी जिसकी हम बात कर रहे थे। जर्मनी को दो हिस्सों में तोड़ा गया था। अगर आप जर्मनी को यहाँ से देखना चाहें तो देखिए, ये जो है ना, ये जर्मनी पूरा है, ये है जर्मनी, ये पूरा जर्मनी है। जब तक पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक थे तो ये जर्मनी हुआ करता था। लेकिन आप देख सकते हैं बीच में अब एक लाइन बन चुकी है, और इसी लाइन ने इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया है। ये देखिए, ये जर्मनी यहाँ से दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये आ गया पश्चिमी जर्मनी, वो आ गया पूंजीवादी खेमे में। इस तरफ है पूर्वी जर्मनी, जो कि साम्यवादी खेमे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो जर्मनी दिखाई दे रहा है, पोलैंड दिखाई दे रहा है, इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये पूरा का पूरा जो लाल कलर है वो साम्यवाद की तरफ है। अब आप येलो कलर की तरफ अगर आते हैं तो इसमें देखिए आप जरा, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, पश्चिमी जर्मनी, है ना, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और भी बहुत सारे देश हैं, डेनमार्क वगैरह, ठीक है, नॉर्वे वगैरह, ये रहा नॉर्वे, डेनमार्क, उधर तुर्की है, इधर ग्रीस है।
ये वो सारे ही देश हैं जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं और सारे पूंजीवादी कंट्रीज हैं। इनके बीच में टकराव, ये संघर्ष जो चला है, उस संघर्ष ने ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पूरी दुनिया को एक डर के साए में ला करके खड़ा कर दिया, जिसको हम कोल्ड वॉर कहकर पुकारते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। अभी मैंने कहा था कि 15 देश जो थे वो मिलकर के यूएसएसआर बनते हैं, तो 15 देश कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूएसएसआर जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है सोवियत संघ। क्या कहा जाता है? सोवियत संघ। अब ये जो सोवियत संघ है, इस सोवियत संघ में टोटल 15 देश हैं। कितने देश हैं? 15 देशों से मिलकर के सोवियत संघ बना हुआ है। और ये जो 15 देश हैं, उनके लिए अक्सर मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, और वो ट्रिक है कौन सी? वो ट्रिक है ब्रू लाल माजा तुक्का, T² A²। अब यहां पर आप देखें कि वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। बी का मतलब है बेलारूस। बी का मतलब क्या है? बेलारूस। आर का मतलब है रूस। यू का यूक्रेन। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, मालदोवा, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, T² है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के, कजाकिस्तान, फिर दूसरा के किर्गिजिस्तान, ए, तो किर्गिजिस्तान हो गया। और इसके अलावा 2 ए जो आते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये हो गए आपके टोटल 15 देश, ठीक है ना। तो ये 15 देश आप लोगों को याद रखने हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर नंबर्स देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके 15 देश कौन कौन से थे जिनसे मिलकर के यूएसएसआर बना हुआ था।
हम यहाँ से सोवियत संघ के विघटन की कहानी शुरू करते हैं। ये सोवियत संघ जो आपको दिखाई दे रहा है, फाइनली ये सोवियत संघ विघटन की तरफ क्यों गया? और आप यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन में एक चेहरा जो देख रहे हैं, एक फोटो जो देख रहे हैं, ये मुझे बता सकते हैं आप किसका है? कौन है व्यक्ति? क्या सोवियत संघ के विघटन में इनका बहुत बड़ा रोल है? क्या सोवियत संघ के विघटन में इनका बहुत बड़ा रोल है? हाँ जी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सोवियत संघ के विघटन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है ना? ये है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कौन है ये? मिखाइल गोर्बाचेव है। तो सोवियत संघ के विघटन की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यूएसएसआर जो कि बहुत ही ताकतवर हो गया था। यूएसएसआर, देखिए जब हम सोवियत संघ की बात करते हैं, सोवियत संघ, तो यहां पर आप कहेंगे कि साहब सोवियत संघ जो है वो कई बड़े बड़े नेताओं के साथ फलता फूलता है। मतलब सोवियत संघ का जो जन्म है, ठीक है, जन्म जो है वो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में होता है। व्लादिमीर लेनिन कब होता है? 1922 में, ठीक है ना? सोवियत संघ का जन्म व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1922 में होता है। फिर एक बहुत ही जाने माने नेता जिनको हम जोसेफ स्टालिन के नाम से जानते हैं, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो है 1924 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ के नेता बनते हैं, यूएसएसआर के नेता बनते हैं। इनके नेतृत्व में यूएसएसआर जो है बहुत ही ताकतवर बनता है, महाशक्ति के रूप में जन्म होता है। महाशक्ति यूएसएसआर जो बन रहा है वो इन्हीं के नेतृत्व में बन रहा है। इन्हीं के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध में यूएसएसआर जो है वो एक विजेता राष्ट्र के रूप में आता है। इसमें भी जोसेफ स्टालिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जोसेफ स्टालिन को तानाशाह कहा जाता है, तानाशाह शासक के रूप में जाने जाते हैं। जोसेफ स्टालिन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने सोवियत संघ में यातायात और संचार इस क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, बहुत ही मजबूत बना दिया था सोवियत संघ को यातायात और संचार के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया इन्होंने। खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं कि सोवियत संघ जो है वो ताकतवर बनता है जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बन रहा है? जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में। ये वो व्यक्ति है जो यूएसएसआर को ताकतवर बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये जो चेहरा देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है, मतलब जिनको हम मिखाइल गोर्बाचेव कह रहे हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के काल में सोवियत संघ जो है वो पतन की ओर अग्रसर होता है। तो हम पतन की तरफ ले जाएंगे क्योंकि मुख्य टॉपिक ही हमारा सोवियत संघ के विघटन की कहानी है। लेकिन एक बार सोवियत संघ ताकतवर कैसे बना, सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, इन सब बातों पर हमारी एक चर्चा हो चुकी है। यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, है ना? 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा जो गैप आया था उसका कारण था, मुझे पूरा बैकग्राउंड चाहिए था ब्लैक में, तो वो बैकग्राउंड मैंने ब्लैक में कर लिया है और आई होप मेरा ये प्रयास जो है वो सफल हो गया है, मुझे लगता है। देखते हैं अभी, हाँ हो गया है ना। चलिए, तो यहाँ हमने बात कर ली सोवियत संघ के विघटन की कहानी की। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सोवियत संघ का जन्म होता है, सोवियत संघ ताकतवर बनता है। यहाँ अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बात करेंगे सोवियत संघ जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में विघटन की तरफ किस प्रकार से अग्रसर होता है। क्लियर? सोवियत संघ विघटन की तरफ किस प्रकार से अग्रसर होता है, ये चर्चा अभी हमें करनी है। देखिए, गोर्बाचेव जो कि 1985 से लेकर 91 तक यूएसएसआर के नेता के रूप में रहते हैं। ये दो सुधारवादी नीतियां लेकर आते हैं, क्योंकि ये सुधार चाहते थे, तो यहाँ पर वो दो सुधारवादी नीतियां लेकर के आते हैं। ठीक है, और जो सुधारवादी नीतियां हैं उनमें पहली नीति है वो है ग्लासनोस्त के नाम से जानी जाती है। ग्लासनोस्त कह लीजिए, ग्लासनोस्ट कह लीजिए, ये रशियन भाषा का शब्द है। ठीक है, और दूसरी जो है वो है आपकी पेरेस्ट्रोइका। ठीक है ना, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का मतलब तो है खुलापन, क्या है? खुलापन। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्संरचना। पुनर्संरचना, ठीक है ना। तो यहां पर इन दोनों नीतियों के माध्यम से मिखाइल गोर्बाचेव क्या चाहते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव चाहते हैं सुधार के नाम पर पहला आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार का मतलब था कि पूंजीवादी देशों से व्यापार प्रारंभ करना, पूंजीवादी देशों से व्यापार प्रारंभ करना। ठीक है, अभी तक जो व्यापार साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में नहीं हो रहा था, साम्यवादी देश पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार नहीं कर रहे थे, अब एक बार फिर से जो है साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के बीच में व्यापार को प्रारंभ करना, तो ये तो उनका आर्थिक सुधार का लक्ष्य था। एक तरह से कह सकते हैं कि अब साम्यवादी सिस्टम को पूंजीवादी सिस्टम में परिवर्तित करना। और दूसरी तरफ जब हम राजनीतिक सुधार की बात करते हैं, दूसरा हम जब राजनीतिक सुधार की बात करते हैं, राजनीतिक सुधार, तो राजनीतिक सुधारों में वो चाहते हैं एक तो बहुदलीय व्यवस्था को प्रारंभ करना, एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करके बहुदलीय प्रणाली। ठीक है, और दूसरा जो सुधार चाहते हैं वो चाहते थे विचार अभिव्यक्ति का अधिकार देना, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार देना। और जब इन सुधारों को इन्होंने लागू किया तो इन सुधारों की गति इतनी धीमी थी कि लोग सुधार बहुत जल्दी चाहते थे, है ना। मतलब हम कहें कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन क्यों, जब सुधार ही कर रहे थे तो विघटन क्यों हुआ यूएसएसआर का? तो यूएसएसआर का विघटन इसलिए हो जाता है कि जो सुधार है ना उनकी गति धीमी है, सुधारों की गति धीमी, और लोग सुधार बहुत जल्दी चाहते थे। जल्दी इसलिए चाहते थे कि लंबे समय से, लगभग 45 साल कम नहीं होते, 1945 से लेकर के, अगर हम शीत युद्ध के दौरान की बात करें तो 1945 से लेकर के 1991 तक उन्होंने बहुत तानाशाही झेल ली थी और उनके विचारों की आज़ादी उनके पास में नहीं थी, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत ज़्यादा डावाडोल हो गई थी। तो इस कारण से कहीं ना कहीं जल्दबाजी थी, लोग जल्दी सुधार चाहते थे, सुधारों की गति धीमी थी। तो पहला कारण तो सुधारों की गति धीमी। दूसरा कारण जो था वो था जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के
सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का एक समूह जो विरोधी समूह था, ठीक है ना, कौन सा, जो गोर्बाचेव का विरोधी था। तो एक समूह जो था विरोधी जो था, वो कहीं ना कहीं विरोध आंदोलन जो थे, विरोध आंदोलन, उनको क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था, बढ़ावा देना। मतलब ये चाह रहे थे कि मिखाइल गोर्बाचेव असफल हो जाए, मिखाइल गोर्बाचेव सुधार कर ही ना पाए, मिखाइल गोर्बाचेव को अपनी सत्ता से त्यागपत्र देना पड़े, कुछ ऐसी कोशिशें की गई थी। तो ये भी एक कारण था। अगर हम बात करें कि सोवियत संघ का पतन जो होता है, उस पतन के पीछे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोवियत संघ का आर्थिक रूप से कमजोर होना, ठीक है। और सोवियत संघ का जो आर्थिक रूप से कमजोर होना एक कारण बनता है, वो क्यों बनता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि साहब सोवियत संघ, यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर, वो हथियारों पर बहुत पैसा खर्च करता है, हथियारों पर खर्च करता है। दूसरा, अपने पिछलग्गू देशों पर खर्च करता है, अपने पिछलग्गू देशों पर खर्च करता है। पिछलग्गू देश कौन से, जो सोवियत संघ का हिस्सा नहीं थे बट साम्यवादी थे, जिनमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सभी देश आते हैं, उन पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। और फिर हम एक कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में 10 वर्ष तक सेना पर खर्च, मतलब अफगानिस्तान में सेना भेजी जाती है सोवियत संघ के द्वारा, जो 10 वर्षों तक रहती है। 1979 में भेजी, 1989 में बुलाई, 10 साल अफगानिस्तान में सेना पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था का कमजोर होने का एक कारण बनता है। यहां एक तत्कालीन कारण की अगर मैं बात करूं कि तत्कालीन कारण क्या बनता है, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण में आता है सोवियत संघ के जो सहयोगी देश थे, मतलब पूर्वी यूरोप के देश, उन पूर्वी यूरोप के देशों में राष्ट्रवादी भावना का उभार। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में राष्ट्रवाद का जन्म। अब कौन से पूर्वी यूरोप के देशों की बात कर रहा हूं मैं, पूर्वी यूरोप के देशों की बात कर रहा हूं जो सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है लेकिन साम्यवादी देश हैं। कौन से, अभी मैंने नाम बोले थे, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, है ना, ये वो देश हैं जो कि पूर्वी यूरोप के देश तो हैं, साम्यवादी देश भी हैं, लेकिन साम्यवाद सोवियत संघ के सदस्य नहीं, सोवियत संघ में नहीं आते हैं 15 गणराज्यों में। इनमें क्या हुआ कि बहुत जल्द राष्ट्रवादी भावनाएं आ गई। राष्ट्रवादी भावनाओं का मतलब अब ये साम्यवाद के दबाव में नहीं रहना चाहते थे, ये पूंजीवादी खेमे की तरफ जाना चाहते थे। इनको लग रहा था कि पूंजीवादी देश हमसे ज्यादा संपन्न हैं, हमसे ज्यादा आगे हैं, पूंजीवादी देशों के लोग अधिक आजादी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अब साम्यवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वैसे भी हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में 2 आंदोलन तो ऑलरेडी हो चुके थे जिनको कुचल दिया गया था। तो ये सारी घटनाएं सोवियत संघ के पतन का कारण बनती है। अब सोवियत संघ के विघटन के अगर हम घटना चक्र की बात करें कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित हुई थी, तो एक बार देखना चाहिए आपको। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला यहीं से शुरुआत होती है, मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में। 1988 में देखिए लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन हुआ। पूर्वी यूरोप के देश के साथ साथ सोवियत संघ में जो लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, लताविया है, यहाँ पर भी 1986 में आंदोलन हो गए थे। ये भी आजादी की मांग कर रहे थे, ये भी साम्यवाद को छोड़ना चाहते थे। अक्टूबर 1989 में
वार्सा समझौते को समाप्त कर दिया गया और इसी समय बर्लिन की दीवार को भी गिरा दिया गया। फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा जो थी उसमें चुनाव के लिए बहुदलीय प्रणाली, मैंने क्या कहा था, मिखाइल गोर्बाचेव सुधार चाहते थे, बहुदलीय प्रणाली को प्रारंभ कर दिया। एक दल की जो सत्ता थी, जो निरंकुश हो चुकी थी, उस सत्ता को समाप्त कर दिया गया और 1990 के जून में रूसी संसद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब रूस ने कह दिया हम सोवियत संघ के साथ नहीं रहना चाहते हैं। 1990 के मार्च में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से देश ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की सबसे पहली घोषणा की थी, वो था लिथुआनिया। जून 1991 में येल्त्सिन कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और आगे चलकर वो रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचोव के खिलाफ एक तख्ता पलटने का असफल प्रयास किया। मतलब मैंने आपको क्या कहा था, खुद कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक समूह था जो गोर्बाचेव को पसंद नहीं करता था, उसके सुधारों को पसंद नहीं करता था, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि गोर्बाचेव को उनके पद से हटा दिया जाए, तख्ता पलट कर दिया जाए। हालांकि वो सफल नहीं हुआ। सितंबर 1991 में आप देखेंगे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने 1992 की 1922 है 1922 की सोवियत संघ के निर्माण की, क्योंकि सोवियत संघ का निर्माण 1922 में हुआ था, सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। यानी कि अब ये अलग हो चुके थे और उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी एक रहेगी। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल इन्होंने बनाने की घोषणा कर दी। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल के सदस्य बन गए। मतलब अब सब स्वतंत्र थे लेकिन सबकी अर्थव्यवस्था एक थी, राष्ट्रकुल का सदस्य बनना। जॉर्जिया को राष्ट्रकुल में 1993 में शामिल किया गया, 1993 में शामिल किया गया। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया और यहीं से सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत। तो ये डेट, ये दिन वो दिन था जब सोवियत संघ का अंत हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम इसी प्रकार के सेशंस में आपसे दोबारा मुलाकात करते रहेंगे। मिलते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।